समाज सेविका लताजी के पास बहुत से खतों के साथ साथ एक खत उनके बेटे आशीष का भी आया था, जिसको देखकर वो चौंक उठी। जब उन्होंने खत को पूरा पढ़ा तो एक अपराध बोध से दब गई। आखिर क्या था उस खत में, आइए जानते हैं। लिफाफे पर आशीष का नाम देख लताजी चौंक गईं। आशीष को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? सोफे पर बैठकर वो इस बारे में ही सोच रही थी। दरअसल लताजी एक अति व्यस्त समाजसेविका थीं। पति के देहांत के बाद उन्होंने स्वयं को समाजसेवा में और भी व्यस्त कर लिया था। उनका बड़ा बेटा आशीष नैनीताल में और छोटा बेटा ललित रामपुर में अपने अपने परिवारों के साथ रहते हैं। आज अचानक यूं आशीष की चिट्ठी देखकर वो थोड़ा चौंक गई है। उन्होंने चिट्ठी खोली और पढ़नी शुरू की। मां, कोई आदर सूचक शब्द से शुरू नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक शब्द अपने में परिपूर्ण है। मां, आज पहली बार चिट्ठी लिख रहा हूं। आप भी सोच रही होंगी, चैटिंग और मोबाइल के इस युग में मुझे चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत पड़ गई। हफ्ते में 2 बार मोबाइल पर बातें तो होती ही हैं, फिर ऐसा क्या अनकहा रह गया जो मुझे लिखना पड़ गया। मां, कहां से शुरू करूं समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अपने बचपन से ही शुरू करता हूं। मां, आपको याद है जब मैं, आप और दादी अपने पुराने घर में रहते थे, कितने अच्छे दिन थे वो। आप और दादी दोनों का मैं राजदुलारा था। मां, आपकी सारी दिनचर्या बस मेरे ही आसपास घूमती थी। मेरे जागने से लेकर सोने तक आप मेरे साथ रहती थी। और दादी, वो तो मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। पापा ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर ही रहते थे। 2-3 महीने में 3-4 दिनों के लिए ही आते थे। दादी मुझसे हमेशा यही कहती थीं कि इस घर में तुम ही एक पुरुष हो जो 2 महिलाओं का ख्याल रखता है। धीरे धीरे यही बात मेरे बालमन में घर कर गई और मैं स्वयं को आप दोनों का रक्षक मानने लगा। और एक दिन अचानक पापा आ गए हमेशा के लिए। उन्होंने अपना तबादला करवा लिया था। अब वो हमारे साथ रहने वाले थे। आप और दादी बहुत खुश थे, पर मैं बिल्कुल खुश नहीं था। पापा बहुत अनुशासन प्रिय थे और सच कहूं तो मैं उनसे बहुत चिढ़ता भी था। और सबसे बड़ी बात कि एक घर में 2 पुरुष कैसे रहते। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी राजा से उसका राजपाट, उसकी रानी सब छीन लिए गए हों। पापा के आने से आप और दादी बहुत व्यस्त हो गईं और मैं बहुत अकेला। मेरी तो सारी दिनचर्या ही बदल गई। आप सारा दिन किसी न किसी काम में व्यस्त रहती। आपके साथ शाम को पार्क जाना, एक साथ खेलना, मस्ती करना सब लगभग बंद हो गया। मैं दिन भर यही सोचता कि ऐसा क्या करूं जो मेरी मां मुझे वापस मिल जाए। मुझे पक्का भरोसा हो गया था कि ये सब पापा के आने के बाद से हो रहा है और मैं उनके जैसा बनने की कोशिश में लगा रहता। उनके जूते कपड़े पहनता ताकि उनके जैसा बन जाऊं। इसी चक्कर में एक दिन गरम चाय भी पी ली थी। कितनी डांट पड़ी थी मुझे, पर पापा ने आपको भी डांटा कि आपके जरूरत से ज्यादा लाड दुलार की वजह से ही मैं बिगड़ रहा हूं। अब मैं उन्हें इस घर में नहीं रहने देना चाहता था। मैं पापा का जरूरी सामान छिपाने लगा ताकि वो परेशान होकर वापस चले जाएं। रोज ऑफिस जाने के पहले पापा और आपका झगड़ा हो जाता था। आप रोती तो मुझे बहुत बुरा लगता, पर अगले ही पल मैं खुद को समझा लेता कि बस कुछ ही दिनों की बात है। जब पापा चले जाएंगे तब मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आप सब भूल जाएंगी। लेकिन मां, सब उल्टा हो गया। एक दिन आपने मुझे सामान छुपाते हुए देख लिया और मेरी बहुत पिटाई भी की, लेकिन एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मां, उस दिन पहली बार मुझे आपसे डर लगा और मैं आपसे डरने लगा। अब आप मेरी परी कथाओं वाली मां नहीं थी। और फिर ललित के जन्म के बाद तो आप एकदम ही बदल गईं। आप हर समय मेरी और ललित की तुलना करती। तब मुझे लगता घर में एक दुश्मन कम था जो दूसरा भी आ गया। ललित कितनी जल्दी खाना खत्म कर लेता है और आशीष तो बचपन से ही सुस्त है। ललित जल्दी खा लेता था क्योंकि मैं उसके सामने जोकरों जैसी हरकतें करता था और वो खुश होकर खा लेता। तब आप भी खुश हो जाती थी, लेकिन मेरा खालीपन आपको दिखता ही नहीं। ललित का बोलना, हंसना, खेलना सब आपको अच्छा लगता, लेकिन आप ये भूल गईं कि छोटे बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर जल्दी सीखते हैं। मैं उसके जैसी हरकतें करता तो आप मुझे डांटकर कहती कि मैं अगर वैसी हरकतें करूंगा तो ललित भी वही सीखेगा, इसलिए बड़े भाई की तरह व्यवहार करूं। मैं कुछ भी करता आपको शायद पसंद नहीं आता था। उस समय आपके लिए तो ललित ही बेस्ट था और मैं उद्दंड, जिद्दी, झूठा और बदतमीज। मां, शायद मैं और बिगड़ जाता, पर दादी ने मेरे मन को समझ लिया था। उन्होंने मुझे भाई भाई के इस प्यारे से रिश्ते का एहसास करवाया और मेरी ललित के साथ पक्की वाली दोस्ती भी करवा दी।
पर माँ, इन सबके बीच मेरा और आपका जो एक प्यारा सा रिश्ता था वो कहीं खो गया था। ललित के प्रति मेरी नफरत थोड़ी कम हुई थी और देर से ही सही पापा का प्यार भी मेरी समझ में आ रहा था। वो मुझे और ललित को एक जैसा प्यार करते थे, बस उन्हें अनुशासन पसंद था जो मुझमें बिल्कुल नहीं था। अभी मैं और ललित दोस्त बन ही रहे थे कि आपने मुझे हॉस्टल भेज दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। ललित आपके पास था और मैं आपसे बहुत दूर। 1 साल बाद जब आपने ललित को भी भेज दिया तब मुझे असीम शांति मिली। हम दोनों के बेहतर भविष्य के लिए आपने ये निर्णय लिया था। लेकिन अगर उस समय आपने मुझे इस बात से मानसिक रूप से अवगत कराया होता तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। माँ, आज मैं आरोप प्रत्यारोप करने के लिए चिट्ठी नहीं लिख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप एक अतिव्यस्त समाज सेविका हैं, पर आपके परिवार को भी आपकी जरूरत है, क्योंकि एक अच्छे परिवार से ही एक सभ्य समाज का निर्माण होता है। माँ, आपको तो याद ही होगा, पिछले महीने मैं ललित के घर गया था। मैंने ललित की बेटी कंचन की आंखों में अपने 2 साल के भाई के प्रति जो हिंसा और नफरत देखी, एक पल के लिए मुझे अपना बचपन ही घूमता नजर आया। मैं मानता हूं कि मैं ललित को पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। माँ, जिस दिन मैं उनके घर गया, कंचन स्कूल गई हुई थी। स्कूल से आते ही उसने गुड्डू के साथ खेलना चाहा। माया किचन में थी और गुड्डू गहरी नींद में सो रहा था। माया ने किचन से ही उसे डांटते हुए कहा, खबरदार जो उसको उठाया, मुझे बहुत काम है, जल्दी से कपड़े बदलो और खाने बैठो। कंचन चुपचाप कमरे में चली गई, पर जाने से पहले उसने गुड्डू को पलंग से नीचे गिरा दिया। गुड्डू को चोट भी लग गई। सजा के तौर पर माया ने उसे कमरे में बंद कर दिया। माँ, मैं माया की परेशानी समझता हूँ। गुड्डू के प्रति कंचन का यह व्यवहार उसे बहुत परेशान कर रहा है। घर, परिवार और ऑफिस, इनके संतुलन में वो खुद भी पिस रही है। वो कंचन की दुश्मन नहीं है, पर उसकी भावनाओं को समझने का, उसकी बातों को सुनने का समय न ललित के पास है और न ही माया के पास। कंचन को इस समय अतिरिक्त प्यार की जरूरत है, पर गुड्डू को कंचन से सुरक्षित रखना ही शायद माया का पहला दायित्व है। गुड्डू को सुरक्षित रखने के चक्कर में माया असुरक्षा की भावना से घिरती जा रही है, और कंचन, उसे तो इस प्यारे से रिश्ते का जरा भी आभास नहीं है। वो गुड्डू से, अपने मम्मी पापा से बहुत दूर होती जा रही है। माँ, ललित ने कंचन का कमरा खिलौनों से भर दिया है। हर ऐशो आराम की चीज उसके पास है, लेकिन उनकी सबसे अनमोल चीज, उनकी बेटी ही उनसे बहुत दूर हो गई है। ललित को इन सब का समाधान हॉस्टल लगता है, पर माँ, आपको नहीं लगता कि ऐसी मानसिकता के साथ अगर वो हॉस्टल जाएगी तो क्या उसके और गुड्डू के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं माँ, बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। माँ, दादी ने जो भूमिका आपके और हम दोनों भाइयों के लिए निभाई थी, आज वही भूमिका आपको माया और कंचन के लिए निभानी पड़ेगी। सॉरी माँ, मैं आपको आदेश नहीं दे रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। माँ, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। पापा के सख्त अनुशासन और हम दोनों की बेहतर परवरिश के संतुलन करने में आप भी तो पिस रही थी। माँ, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप ललित के पास जाइए और इन बिखरे रिश्तों को समेट लीजिए। मैं नहीं चाहता कि फिर कभी किसी बेटे या बेटी को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए कागज कलम का सहारा लेना पड़े। माँ, आखिर में एक बात कहूँ, अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास भी आना। मेरे बच्चों के लिए नहीं, उन्हें मैं और रेनू अच्छे से संभालते हैं। आप मेरे लिए आना। आओगी ना माँ? आपका बेटा आशीष। पत्र पढ़ते हुए लताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिनमें आशीष का पूरा बचपन घूम रहा था। जो सब कुछ उनके लिए सामान्य था, वो आशीष के लिए कितना कष्टकारी था। अनजाने में ही कितनी बड़ी भूल हो गई उनसे। बच्चों की अच्छी परवरिश, पति के लिए परफेक्ट वाइफ, सास के लिए एक अच्छी बहू, खुद को ये सब बनाने के चक्कर में अपनी ममता को ही भुला बैठी। अनजाने में ही सही, पर भूल तो उनसे हुई है। उसे सुधारने के लिए उन्होंने तुरंत ललित को अपने आने की खबर दे दी और आशीष को फोन लगाने लगी। इस समय वो सिर्फ आशीष की मां थीं, समाज सेविका शोभा देवी।